लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कंसोलिडेशन टेस्ट के बारे में, ठीक है, हम कैसे करते हैं टेस्ट वगैरह वगैरह। और उसके अलावा मैंने आपको बताया हम वॉइड रेशो कैसे निकालें सॉइल सैंपल की एट वेरियस स्टेजेस ऑफ द टेस्ट, ठीक है। उसके लिए भी मैंने 2 मेथड्स बताए जो कि आपको पता होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंसोलिडेशन टेस्ट रिजल्ट्स। तो कंसोलिडेशन टेस्ट के जो रिजल्ट्स है वो हम वेरियस ग्राफ्स में प्लॉट करते हैं, ठीक है। उनमें से पहला ग्राफ आता है ग्राफ बिटवीन डायल गेज रीडिंग एंड टाइम प्लॉट, ठीक है। डायल गेज रीडिंग एंड टाइमर वर्सेस टाइम ग्राफ। तो जब हम कंसोलिडेशन टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो सैंपल की जो थिकनेस उस टाइम हाईएस्ट होती है, ठीक है। जब हम कंसोलिडेशन टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो सॉइल सैंपल की थिकनेस जो उस टाइम हाईएस्ट होती है। अब जो ही हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, कंसोलिडेशन होता है और सॉइल मास का वॉल्यूम कम होता है। जब सॉइल मास का वॉल्यूम कम होता है तो उस सॉइल मास की थिकनेस भी कम होती है, ठीक है। क्योंकि जब सॉइल मास का वॉल्यूम कम होता है क्रॉस सेक्शन एरिया सॉइल मास का सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसी वजह से वहां पे थिकनेस सॉइल सैंपल की वो कम होती है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे, हाँ, प्रैक्टिकली आफ्टर 24 आवर्स के बाद देखा गया है कि सॉइल मास की थिकनेस जो है वो चेंज नहीं होती है फॉर एनी लोड इंक्रीमेंट। किसी भी लोड इंक्रीमेंट के लिए देखा गया है जो चेंज ऑफ थिकनेस होती है सॉइल मास सॉइल सैंपल की वो होती है 24 आवर्स। 24 आवर्स के बाद चेंज इन थिकनेस जो है उस लोड इंक्रीमेंट से प्रैक्टिकली कुछ होता नहीं है। उसका रीजन ये है कि आफ्टर एट 24 आवर्स उस लोड इंक्रीमेंट से ऑलमोस्ट सारी कंसोलिडेशन हो गई होती है। उसी वजह से उसके बाद जो है इसमें थिकनेस चेंज नहीं आती है। सॉइल सैंपल की थिकनेस तब तक चेंज होगी जब तक सॉइल कंसोलिडेट करेगी। जब सॉइल में कंसोलिडेशन कंप्लीट होता है तब उसके बाद सॉइल सैंपल की थिकनेस चेंज नहीं होगी। तो 24 आवर्स तक कंसोलिडेशन होती है, उस वजह से सॉइल सैंपल की थिकनेस चेंज होती है। 24 आवर्स के बाद उस लोड इंक्रीमेंट से कोई कंसोलिडेशन तो होती नहीं है, इसीलिए सॉइल सैंपल की थिकनेस जो है चेंज नहीं होती है। अब अगर हम बात करें सैंड्स की, देखा गया है सैंड्स में जो चेंज इन थिकनेस है वो जल्दी होता है विद टाइम, वो जल्दी होता है एज कंपेयर टू क्ले, ठीक है। देखा गया है सैंड्स में चेंज इन थिकनेस जल्दी होता है एज कंपेयर टू क्ले। उसका रीजन ये है क्योंकि सैंड्स में परमेबिलिटी अच्छी होती है और जब परमेबिलिटी अच्छी है तो वाटर इजीली पास होता है थ्रू द सॉइल। जब वाटर पास होता है तो क्या होता है, तो सॉइल का वॉल्यूम जल्दी कम होता है, तो सॉइल मास में कंसोलिडेशन जल्दी हो जाती है। इसीलिए सैंड्स में क्या होता है, चेंज इन थिकनेस जो है जल्दी हो जाती है। अब रही बात क्लेई की, क्लेई जो सॉइल है उसमें क्या होता है, क्योंकि परमेबिलिटी बहुत कम होती है सॉइल की, उस वजह से वाटर जो है पोर वाटर जो है आसानी से पास नहीं होता है, आहिस्ता पास होता है। तो उसी वजह से उसमें जो चेंज थिकनेस है वो बहुत कम होती है, वो बहुत टाइम लगाती है। जो थिकनेस जो कम होती है उसमें बहुत टाइम लगता है। तो अगर हम ग्राफ देखेंगे, ग्राफ बिटवीन डायल गेज रीडिंग एंड टाइम, तो ये आएगा सैंड का ग्राफ। क्योंकि मैंने आपको कहा इसमें परमेबिलिटी अच्छी होती है तो चेंज इन थिकनेस जल्दी होती है। जबकि क्ले में, चूंकि क्ले में परमेबिलिटी कम होती है तो इसमें चेंज इन थिकनेस जो है आराम से होती है, टाइम लगाती है विद टाइम। और ये जो ग्राफ है बिटवीन डायल गेज वर्सेस टाइम ग्राफ, ये हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है, जो कि हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन द रेट ऑफ कंसोलिडेशन इन द फील्ड, ठीक है। फील्ड में क्या रेट है, किस रेट से सॉइल कंसोलिडेट कर रही है वो निकालने के लिए, वो भी आपको आगे पढ़ना है। नेक्स्ट ग्राफ है हमारा ग्राफ बिटवीन फाइनल वॉइड रेशो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस प्लॉट, ठीक है। जब एक सॉइल सैंपल में आप लोड इंक्रीमेंट डालते हो तो क्या होता है, उसमें कंसोलिडेशन होती है जिसकी वजह से उसकी हाइट कम होती है। और जब कंसोलिडेशन कंप्लीट होती है फिर जो उसकी थिकनेस जो है, हाइट जो है उस सॉइल सैंपल की वो कांस्टेंट रहती है। और वहाँ पे एक जो वाइड रेशो है वो फिर कांस्टेंट रहता है जब कंसोलिडेशन कंप्लीट होती है। उस कांस्टेंट वाइड रेशो को हम कहते हैं फाइनल वाइड रेशो अंडर दैट लोड इंक्रीमेंट, ठीक है। फिर जब आप लोड इंक्रीमेंट इंक्रीज करते हो तो फिर से इस सॉइल सैंपल में कंसोलिडेशन होती है, फिर से थिकनेस कम होती है वगैरह वगैरह। और अल्टीमेटली जब इस लोड इंक्रीमेंट में से अल्टीमेटली इस नए लोड इंक्रीमेंट से कंसोलिडेशन कंप्लीट होती है, फिर वहां पे एक और वाइड रेशो जो है फिर कांस्टेंट रहता है। उस वाइड रेशो को हम कहते हैं फाइनल वाइड रेशो अंडर दैट लोड इंक्रीमेंट, ठीक है।
तो ये फाइनल वाइड रेशियोज हम निकालते हैं, फिर हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं किस किस के बीच, दीज फाइनल वाइड रेशियोज एंड कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्टिव स्ट्रेसेस, ठीक है, फॉर ईच लोड इंक्रीमेंट। तो हम क्या करते हैं, फिर ग्राफ प्लॉट करते हैं किस किस के बीच, एक तो ये फाइनल वाइड रेशियोज और वहां पे उनका इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा अंडर ईच लोड इंक्रीमेंट, वो पॉइंट्स हम प्लॉट करते हैं इस ग्राफ में, ठीक है, फाइनल वाइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस प्लॉट। अब यहां पे दो चीजें हैं। सबसे पहले हर किसी लोड इंक्रीमेंट के तहत हम कैसे फाइनल वाइड रेशियो निकालें, वो हम आराम से निकाल सकते हैं। फाइनल वाइड रेशियो अंडर ईच लोड इंक्रीमेंट हम आराम से निकाल सकते हैं। मैंने दो मेथड्स लास्ट लेक्चर में बताए, तो वो दो मेथड्स यूज करके हम फाइनल वाइड रेशियो अंडर ईच लोड इंक्रीमेंट निकाल सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, हम कैसे निकालें इफेक्टिव स्ट्रेस या फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस अंडर ईच लोड इंक्रीमेंट। गौर से देख लेना, जब एक लोड इंक्रीमेंट आ रहा है, ठीक है, तो जब सारी उस लोड इंक्रीमेंट के तहत, जब उस लोड अंडर दैट लोड इंक्रीमेंट पूरी कंसोलिडेशन होती है सॉइल सैंपल में, तो अल्टीमेटली वो लोड इंक्रीमेंट जो लोड आ रहा है वो कौन रेजिस्ट कर रहा है, वो तो सॉइल पार्टिकल ही रेजिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम एक्सेस पोर वाटर प्रेशर 0 होगा। तो दैट मीन्स जो वहां पे जब पूरी कंसोलिडेशन होगी तो जो टोटल लोड आ रहा है, जो टोटल स्ट्रेस आ रहा है, वही होगा बराबर किसके, इफेक्टिव स्ट्रेस के बराबर। क्यों? क्योंकि वहां पे जो टोटल लोड आ रहा है वो सारा कौन रेजिस्ट कर रहा है, सॉइल पार्टिकल्स रेजिस्ट कर रहा है। तो दैट मीन्स जो टोटल स्ट्रेस होगा, जो इफेक्टिव स्ट्रेस होगा अंडर ईच लोड इंक्रीमेंट, वो होगा टोटल स्ट्रेस के ही बराबर जो हमने यहीं से दी, ठीक है। मैंने कहा फाइनल, इसमें हम क्या करते हैं, फाइनल वाइड रेशियो तो हम आराम से निकाल सकते हैं, जो दो मेथड्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए। अब इफेक्टिव स्ट्रेस हम कैसे निकालें, क्योंकि मैंने आपको कहा जब कंसोलिडेशन कंप्लीट होती है अंडर ईच लोड इंक्रीमेंट, तब जो टोटल स्ट्रेस आ रहा है वो सारा रेजिस्ट कर रहा है सॉइल पार्टिकल्स, तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर वहां पे 0 होता है। तो दैट मीन्स उस टाइम पे जो टोटल स्ट्रेस आ रहा है वही होगा बराबर इफेक्टिव स्ट्रेस के बराबर, ठीक है। तो अगर हम ये ग्राफ देखें, सैंड का ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ठीक है। अगर हम क्ले की बात करें, क्योंकि क्ले में फाइन ग्रेन सॉइल है, उसमें वाइड रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है, तो वो ऐसे आता है। तो क्ले में फाइनल वाइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस ग्राफ कुछ ऐसे आता है। नेक्स्ट ग्राफ है बिटवीन फाइनल वाइड रेशियो एंड लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। मींस ये है एक्चुअली ग्राफ बिटवीन फाइनल वाइड रेशियो एंड लॉग ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। इससे पहला वाला जो ग्राफ था वो आप लिख सकते हो एज फाइनल वाइड रेशियो वर्सेस कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो अब हमारा है फाइनल वाइड रेशियो वर्सेस लॉग ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्टिव स्ट्रेस। तो अगर आप ये वाला ग्राफ देखोगे, फाइनल वाइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस, ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व्ड है, एक कर्व मिलती है हमें जिसकी कनकेविटी जो है, कनकेविटी अपवर्ड्स है। अगर हम स्लोप निकालेंगे इस कर्व का, तो हर किसी पॉइंट पे स्लोप इसका डिफरेंट होगा, ठीक है। तो जब इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है तो स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एक यूजुअल प्रैक्टिस है कि हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन, हम ये वाला ग्राफ सेमी लॉ ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अलोंग वाई एक्सिस हम वाइड रेशियो लेते हैं अलोंग नेचुरल स्केल, और अलोंग एक्स एक्सिस इफेक्टिव स्ट्रेस हम लेते हैं लॉग स्केल में, लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। तो जो हमें ग्राफ आता है फॉर नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, वो कुछ ऐसे आता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल क्या होता है, ये दो चीजें होती है, एक होती है नॉर्मली कंसोलिडेटेड, दूसरी होती है ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, वो अभी आप पढ़ोगे। नेक्स्ट है अनलोडिंग एंड रिलोडिंग ग्राफ, ठीक है। तो ड्यूरिंग टेस्ट अगर हम ये ग्राफ प्लॉट करें, ये फाइनल वाइड रेशियो वर्सेस लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, वो कुछ ऐसे आएगा। यहां से वाइड रेशियो है, फाइनल वाइड रेशियो है, और यहां से लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस है, वो कुछ ऐसे आता है, ठीक है।
हम 2 पॉइंट्स लेंगे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए पे इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा 1 डैश है और पॉइंट बी पे इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा 2 डैश है। ठीक है, तो जो हम टेस्ट कर रहे हैं, तो हमने एक कर्व प्लॉट की बिटवीन द फाइनल वाइड रेशियो एंड लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। तो हमने 2 पॉइंट्स लिए ए एंड बी। जो ही एट बी, अब बी पे इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा 2 है, तो बी पे हम क्या करेंगे, हम लोडिंग जो है रिलीज करेंगे और सॉइल को एक्सपेंड होने देंगे। तो क्या होगा, तो हमें कुछ कर्व ऐसे मिलेगी, बी ई सी। ठीक है, मैंने कहा अगर एट पॉइंट बी जहां पे इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा 2 डैश है, वहां पे हम लोडिंग को रिलीज करेंगे और सॉइल को एक्सपेंड होने देंगे, तो क्या होगा, सॉइल स्वेल होगी। ठीक है, और उसमें वाइड रेशियो इंक्रीज होगा। तो अगर हम, तो फिर हमें वहां पे कर्व बीईसी मिलती है। अगर हम देखेंगे इस पॉइंट सी पे, इस पॉइंट सी पे सॉइल में वापस इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा 1 डैश है, लेकिन अगर आप देखोगे वहां पे इस पोजीशन पे, अब सॉइल का वाइड रेशियो उतना नहीं है। पहले इस सॉइल का वाइड रेशियो E1 था, अब इस सॉइल का इसी इफेक्टिव स्ट्रेस पे वाइड रेशियो E2 है। ठीक है, मैंने कहा अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे लोड रिलीज करोगे, सॉइल को एक्सपैंड होने दोगे, तो सॉइल में वाइड रेशियो क्या होगा, सॉइल स्वेल करेगी तो सॉइल में वाइड रेशियो इंक्रीज होगा। तो हमें कर्व बीईसी मिलती है। अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे जहां पे इफेक्टिव स्ट्रेस फिर से सिग्मा 1 डैश है, अब यहाँ पे वाइड रेशियो E1 नहीं E2 है, तो दैट मीन्स कुछ रेजिडुअल डिफॉर्मेशन सॉइल में रहती है। दैट मीन्स ड्यूरिंग टेस्ट, ड्यूरिंग कंसोलिडेशन, अगर आप सॉइल में लोड वापस उठाते हो तो सॉइल बिल्कुल भी अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आती है, कुछ रेजिडुअल डिफॉर्मेशन होती है। जिस तरह हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमने सॉइल में यहाँ पे लोड वापस उठाया तो सॉइल एक्सपेंड हो गई, अब सॉइल में इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा 1 है, लेकिन अब इस सिग्मा 1 डैश पे वाइड रेशियो जो है E2 है, जबकि इससे पहले सिग्मा 1 डैश पे सॉइल में वाइड रेशियो E1 था। और इस कर्व को हम कहते हैं एक्सपेंशन कर्व। इस कर्व बीईसी को हम कहते हैं एक्सपेंशन कर्व। और इस कर्व ए बी, ये वाली कर्व, इसको हम कहते हैं वर्जिन कर्व। ठीक है, अब पॉइंट सी पे अगर हम सॉइल को फिर से लोडिंग करते हैं तो हमें कुछ कर्व ऐसे मिलती है। अब जो ही लोडिंग अप्रोच करती है टू प्रीवियस हाईएस्ट लोडिंग, और प्रीवियस हाईएस्ट लोडिंग क्या है यहाँ पे, सिग्मा 2, ये, तो कर्व का कर्वेचर चेंज होता है और वो कंटिन्यू करती है एज एक्सटेंशन ऑफ इनिशियल वर्जन कर्व ए बी। ठीक है, मैंने कहा अगर पॉइंट सी पे अब हम क्या करेंगे, फिर से लोडिंग डालेंगे, फिर से लोडिंग इंक्रीज करेंगे, तो हमें कर्व जो है सी डी बी कर्व मिलेगा। ठीक है, अगर पॉइंट सी पे हम फिर से लोडिंग डालेंगे तो हमें कर्व सी डी बी मिलेगा, और इस कर्व सी डी बी को हम कहते हैं रिलोडिंग कर्व। ठीक है, तो क्या होगा, जो यहाँ पे लोडिंग जो है अप्रोच करेगी टू प्रीवियस हाईएस्ट लोडिंग क्या थी, सिग्मा 2 डैश, तो यहाँ पे क्या होगा, कर्व, इस कर्व का कर्वेचर चेंज होगा और ये एक्सटेंड होगी एज इट इज एक्सटेंशन ऑफ इनिशियल वर्जन कर्व ए बी। ठीक है, और इस कर्व सी डी बी को हम कहते हैं रिलोडिंग कर्व। अब नेक्स्ट टॉपिक है, हमें यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है जो हमें समझनी है। पहला है कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, जो कि हम डिनोट करते हैं AV से। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी सिंपली जो है, ये रेशो है चेंज इन वाइड रेशो विद इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, सिंपली डिक्रीज इन द वाइड रेशो पर यूनिट इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। डिक्रीज इन वाइड रेशो पर यूनिट इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, उसको हम कहते हैं वाइड रेशो। ये सिंपली होता है स्लोप
ये सिंपली होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस। जो वॉइड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस ग्राफ होता है उसका ये सिंपली स्लोप होता है। अगर हम देखेंगे ए वी किसके बराबर आएगा, ये आएगा चेंज इन वॉइड रेशियो डी डिवाइडेड बाई चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, वो आएगा डी सिग्मा डैश, लेकिन नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है। अगर आप देखोगे हर किसी पॉइंट पे कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी डिफरेंट होगा, हर किसी इफेक्टिव स्ट्रेस पे कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी अलग होगा। क्यों? क्योंकि जो ग्राफ है ई वर्सेस सिग्मा डैश ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है, ठीक है। इसलिए विद इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस इसका स्लोप जो है वो डिक्रीज हो रहा है। हाँ, अब इसके डायमेंशन फॉर्मूला जो है दैट इज लेंथ स्क्वायर बाय फोर्स, और इसका जो यूनिट आएगा वो आएगा मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। नेक्स्ट टर्म है हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज हम डिनोट करते हैं mv से, और ये सिंपली होता है बराबर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पर यूनिट इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। ये सिंपली होता है बराबर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पर यूनिट इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा माइनस डेल्टा वी बाई वी नॉट इनिशियल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम, और यहाँ पे आएगा चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। इसका जो यूनिट है इसका भी यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर बाई किलो न्यूटन, ठीक है। अगर हम देखेंगे क्लेज सॉइल में ये कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज होता है बराबर 10 रेज़ पावर -3 to 10 रेज़ पावर -4 मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। अब जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इन टर्म्स ऑफ वाइड रेशियो या इन टर्म्स ऑफ थिकनेस। पहले हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ वाइड रेशियो। मान लो इनिशियल वॉल्यूम है सॉइल सैंपल का V0, ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ द टेस्ट। लेट्स कंसिडर वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स इज यूनिटी 1, ठीक है। तब वाइड रेशियो किसके बराबर आएगा? वाइड रेशियो आएगा बराबर वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। इनिशियल वाइड रेशियो हम रिप्रेजेंट करेंगे E0 से, वो किसके बराबर आएगा? वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स 1 है तो E0 इनिशियल वाइड रेशियो आएगा बराबर वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, ठीक है। अब टोटल वॉल्यूम किसके बराबर है? वो होता है बराबर वॉल्यूम ऑफ वाइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। तो इनिशियल वॉल्यूम आएगा बराबर, अब वॉल्यूम ऑफ वाइड्स कितना है? वो है E0, और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स कितना है? 1, और V0 आएगा बराबर 1 प्लस E0। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे। तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल हमें आया बराबर 1 प्लस इनिशियल वॉइड रेशियो, ठीक है। अब ड्यूरिंग द टेस्ट मान लो इस वॉल्यूम में चेंज आई डेल्टा V, जिसकी वजह से इस वॉइड रेशियो में चेंज आई डेल्टा E। तो नई इक्वेशन क्या बनेगी? तो यहाँ पे चूंकि वॉल्यूम कम ही होता है तो ये आएगा माइनस डेल्टा V। तो नई इक्वेशन आएगी V0 माइनस डेल्टा V इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा E। वाइड रेशियो भी कम ही होता है तो यहाँ पे आएगा माइनस डेल्टा E। इसको इक्वेशन सेकंड रखेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो क्या मिलेगा हमें? तो हमें मिलेगा डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा E। इसको इक्वेशन थर्ड रख लो, ठीक है। अब कर लो डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आएगा? डेल्टा V बाय V0 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? डेल्टा E डिवाइडेड बाय 1 प्लस E0। तो ये हमें मिली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की इक्वेशन। जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की ये इक्वेशन हमें मिली तब कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज का वैल्यू क्या आएगा? mv का वैल्यू आएगा माइनस टाइम्स डेल्टा E डिवाइडेड बाय 1 प्लस E0 डिवाइडेड बाय डेल्टा सिग्मा डैश। ये मिला हमें कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज इन टर्म्स ऑफ चेंज इन वाइड रेशियो। अब दूसरा तरीका, अगर हम मानेंगे इनिशियल वॉल्यूम सॉइल सैंपल का V0 है और इनिशियल हाइट H0 है। आपको पता है ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन टेस्ट सॉइल सैंपल का वॉल्यूम जो है कम होता है, बट सॉइल सैंपल का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहता है। तो कम क्या होता है? तो हाइट कम, थिकनेस जो है सॉइल सैंपल की, हाइट जो है सॉइल सैंपल की वो कम होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है
वो बराबर है लीनियर स्ट्रेन इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि जो सॉइल सैंपल है उसका जो जब वॉल्यूम कम होता है बट क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम का रहता है थ्रू आउट द टेस्ट, तो चेंज क्या होगा, चेंज होगी थिकनेस सॉइल सैंपल की, हाइट सॉइल सैंपल की। तो हम कह सकते हैं जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो आएगा चेंज इन वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, वो है बराबर लीनियर स्ट्रेन इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में किसका स्ट्रेन है, हाइट का स्ट्रेन या थिकनेस का स्ट्रेन, वो आएगा डेल्टा एच बाय एच नॉट। ठीक है, जब ये हम यूज करेंगे इस इक्वेशन में तो हमें मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाय एच नॉट डिवाइड बाय डेल्टा सिग्मा डैश। तो एम वी का वैल्यू हमें मिलेगा माइनस डेल्टा एच डिवाइड बाय एच नॉट डेल्टा सिग्मा डैश। तो ये हमें मिला कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज का वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, चेंज इन थिकनेस इन सॉइल सैंपल भी निकालते हैं। तो डेल्टा एच जो कि है चेंज इन थिकनेस ऑफ सॉइल सैंपल, वो आएगा बराबर माइनस एम वी एच नॉट डेल्टा सिग्मा डैश। ठीक है, तो ये हमें मिली इक्वेशन किसकी, चेंज इन थिकनेस ऑफ द सॉइल सैंपल, अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज पता हो। यहाँ पे एक छोटी सी रिलेशन आपको याद रखनी है बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी एज एम वी इज इक्वल टू ए वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई नॉट। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस इनिशियल वॉइड रेशियो। इसकी डेरिवेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। नेक्स्ट है हमें यहाँ पे कंप्रेशन इंडेक्स विच इज डिनोटेड बाय सीसी। अभी कंप्रेशन इंडेक्स क्या है, ये सिंपली है स्लोप ऑफ द लीनियर पोर्शन ऑफ द ग्राफ बिटवीन वॉइड रेशियो एंड लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, अभी हमने देखा एक ग्राफ बिटवीन वॉइड रेशियो एंड लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, उसमें जो लीनियर पोर्शन होता है जिसको हम वर्जिन कर्व भी कहते हैं, उसका जो स्लोप होता है दैट इज नोन एज कंप्रेशन इंडेक्स। तो कंप्रेशन इंडेक्स जो है सीसी, वो आता है बराबर, सीसी आता है बराबर चेंज इन वॉइड रेशियो डेल्टा वी डेल्टा ई डिवाइडेड बाय लॉग टू द बेस 10 सिग्मा डैश divided by sigma dash naught, where Cc is the compression index, delta E is the change in void ratio, and sigma dash is the final effective stress, or delta sigma naught dash, it is the initial effective stress. कभी कभी हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Cc is equal to delta E divided by log to the base 10 into sigma naught plus delta sigma dash divided by sigma naught dash। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं where delta sigma dash is the change in effective stress, और ये नेगेटिव में हम लेते हैं। ठीक है, अब अगर ये टर्म जो है, जो यहाँ पे ये टर्म है, अगर ये होगी बराबर टू 1 log साइकिल, ठीक है, तब यहाँ पे क्या आएगा, 1 log साइकिल हो, यहाँ पे चूंकि log 10 है तो यहाँ पे 1 log साइकिल आएगा 10। तो आपको पता है log 10 टू द बेस 10 वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। तो Cc आएगा बराबर माइनस डेल्टा ई। ठीक है, मैंने कहा अगर ये यहाँ पे जो टर्म है ये 1 log साइकिल के बराबर आएगी। अब यहाँ पे बेस 10 है तो दैट मीन्स ये टर्म जो है 10 के बराबर आनी चाहिए। तो दैट मीन्स log 10 टू द बेस 10 वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो उस टाइम पे जो Cc जो है वो आएगा बराबर माइनस डेल्टा ई। अब ये कंपैरिजन इंडेक्स जो है ये एक्सट्रीमली यूजफुल है फॉर डिटरमाइनिंग द सेटलमेंट इन द फील्ड। ये कंपैरिजन इंडेक्स जो है इट इज रिलेटेड टू इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल आल्सो। ठीक है, टर्ज़ाकी एंड पेक ने एक एम्पिरिकल इक्वेशन दी, एक रिलेशनशिप दी फॉर इंडेक्स प्रॉपर्टीज फॉर मीडियम लो टू मीडियम सेंसिटिव क्लेज। ठीक है, टर्ज़ाकी एंड पेक ने इक्वेशन दी, रिलेशनशिप दी फॉर फॉर लो टू मीडियम सेंसिटिविटी क्लेज, मीन्स उन क्लेज जिनकी सेंसिटिविटी जो है दैट इज
लेस देन और इक्वल टू 4, उनके लिए उसने क्या इक्वेशन दी, Cc इज इक्वल टू 0.009 into WL minus 10 and Cc is equal to 0.007 WL minus 10. ठीक है, अब this is compression index, Cc is compression index, WL is liquid limit. अब ये इक्वेशन यूज होती है अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल के लिए, और ये इक्वेशन यूज होती है रिमोल्डेड सॉइल सैंपल के लिए, या जिसको हम कहते हैं डिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल के लिए। ठीक है, Cc का वैल्यू जो है वो वेरी करता है फ्रॉम 0.3 फॉर हाईली प्लास्टिक क्लेज, ठीक है, टू 0.075 किन के लिए, टू लो प्लास्टिक क्लेज। ठीक है, अब जो कंप्रेशन इंडेक्स है इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इन सीटू वॉइड रेशियो एंड इन सीटू वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल मास, एज Cc compression index is equal to 0.54 into in situ void ratio minus 0.35, ठीक है। इसी तरह Cc compression index is equal to 0.0054 into 2.6 W naught minus 35. E naught है in situ void ratio means void ratio in field, और W naught यहाँ पे जो है that is in situ water content, that is water content of the soil in the field. इसी तरह कंप्रेशन इंडेक्स जो है ये रिलेटेड है टू कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी बी, एज AV is equal to 0.4535 into Cc divided by sigma A bar. Here AV is the coefficient of compressibility, Cc is the compression index, and sigma A bar it is the average pressure, ठीक है, it is the average pressure for the increment. एक लोड इंक्रीमेंट में, ठीक है, फुल कंसोलिडेशन तक एवरेज प्रेशर कितना रहा, दैट इज सिग्मा ए बार। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंशन इंडेक्स विच इज डिनोटेड बाय CE। ये सिंपली होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है, स्लोप ऑफ द एक्सपेंशन पार्ट ऑफ द ग्राफ बिटवीन वाइड रेशियो एंड लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, ये सिंपली होता है स्लोप ऑफ द एक्सपेंशन करो ऑफ द ग्राफ बिटवीन वाइड रेशियो एंड लॉग सिग्मा डैश। मैंने आपको अभी दिखाया, ग्राफ दिखाया बिटवीन वाइड रेशियो एंड लॉग सिग्मा डैश, लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। तो उसमें मैंने आपको पहले इनिशियल लोडिंग कर्व दिखाई, फिर मैंने आपको दिखाया कि अगर हम लोडिंग वापस उठाएंगे तो क्या होगा, तो सॉइल एक्सपैंड होगी, जिस वजह से इसमें वाइड रेशियो जो है कुछ हद तक इंक्रीज होगा, और वहाँ पे हमें एक कर्व मिलेगी। उस कर्व को हम कहते हैं एक्सपेंशन कर्व या अनलोडिंग कर्व। उसी कर्व का जो स्लोप होता है उसको हम कहते हैं एक्सपेंशन इंडेक्स। तो वो हम एक्सपेंशन इंडेक्स हम डिनोट करते हैं CE से। वो आएगा बराबर चेंज इन वाइड रेशियो डेल्टा E डिवाइडेड बाय लॉग टू द बेस 10 इंटू सिग्मा डैश प्लस डेल्टा सिग्मा डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा डैश। एक्सपेंशन इंडेक्स जो है ये कम ही होता है कंप्रेशन इंडेक्स से। नेक्स्ट टर्म है हमें यहाँ पे रिकम्प्रेशन इंडेक्स विच इज डिनोटेड बाय CR। रिकम्प्रेशन इंडेक्स जो है सिंपली है स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द रिलोडिंग कर्व ऑफ द ग्राफ बिटवीन वाइड रेशियो एंड लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, मैंने आपको भी दिखाया एक ग्राफ जिसमें मैंने पहले फर्स्ट लोडिंग कर्व दिखाई, उसके बाद मैंने दिखाया अगर वहाँ से हम लोड उठाएंगे वापस तो सॉइल एक्सपैंड होगी, तो हमें एक्सपेंशन कर्व मिलती थी। फिर मैंने आपको बताया कि अगर हम लोड फिर से वापस डालेंगे इसमें तो ठीक है, तो एक और कर्व मिलेगी जिस कर्व को हम कहते थे क्या, रिकम्प्रेशन कर्व। ठीक है, उसी रिकम्प्रेशन कर्व का जो स्लोप है उसको हम कहते हैं रिकम्प्रेशन इंडेक्स। ये हम डिनोट करते हैं CR से। CR इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डेल्टा E डिवाइडेड बाय लॉग टू द बेस 10 सिग्मा डैश प्लस डेल्टा सिग्मा डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा डैश। इसका वैल्यू भी जो है कंप्रेशन इंडेक्स से कम ही होता है। इनफैक्ट इसका वैल्यू जो है वो रेंज होता है 1/10 टू 1/5 ऑफ द कंप्रेशन इंडेक्स। नेक्स्ट टर्म है हम यहाँ पे नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल और ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल वो सॉइल होती है जिसको पास्ट में उतना प्रेशर नहीं आया है जितना उसको प्रेजेंटली आ रहा है। ठीक है, मैंने कहा नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल वो सॉइल है
जिसको पास्ट में इतना प्रेशर, इतना स्ट्रेस, इतना लोड नहीं आया है कभी, जो उसको इस टाइम आ रहा है, प्रेजेंट में आ रहा है, उसको हम कहते हैं नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सॉइल है उसमें स्ट्रेस आ रहा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्ट में इतना स्ट्रेस कभी नहीं आया है सॉइल में, मान लो पास्ट में आया है 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सॉइल में पास्ट में कभी नहीं आया है। इस टाइम सॉइल पे स्ट्रेस आ रहा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इस सॉइल को हम कहेंगे नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। और वो सॉइल जिसको पास्ट में बहुत प्रेशर आया है एज कंपेयर टू प्रेजेंट प्रेशर, उसको हम कहते हैं ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक यही सॉइल मास ले लो आप, जिसको इस टाइम प्रेशर आ रहा है या स्ट्रेस आ रहा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट पास्ट में इसको आया है 10-20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेजेंट में कितना आ रहा है, प्रेजेंट में 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो दैट मीन्स पास्ट में इस सॉइल में ज्यादा प्रेशर आया है एज कंपेयर टू प्रेजेंट प्रेशर, तो इस सॉइल को हम कहेंगे ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। ठीक है। और रेशो ऑफ, अगर हम रेशो निकालेंगे किसका, पास्ट में कितना मैक्सिमम प्रेशर आया है टू द प्रेजेंट में कितना प्रेशर आ रहा है। ठीक है, मैंने कहा अगर हम रेशो निकालें किस किस का, पास्ट में कितना मैक्सिमम प्रेशर आया है टू द प्रेजेंट में कितना प्रेशर आ रहा है या स्ट्रेस आ रहा है, उसको हम कहते हैं ओवर कंसोलिडेशन रेशो, या हम इसको कहते हैं OCR, सिंपली ओवर कंसोलिडेशन रेशो। ठीक है। तो क्या होता है, सॉइल जो है, सॉइल कहीं पे नॉर्मली कंसोलिडेटेड बिहेव करेगी या और कहीं पे ओवर कंसोलिडेटेड बिहेव करेगी। फॉर एग्जाम्पल, हम फिर से वही ग्राफ लेंगे, कौन सा ग्राफ, बिटवीन वाइड रेशियो, हम एक ग्राफ लेंगे बिटवीन वाइड रेशियो एंड लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, याद है, फर्स्ट लोडिंग करो या वर्जन करो। ठीक है, फिर आपको याद होगा अगर हमने यहाँ पे लोडिंग वापस उठाएंगे तो सॉइल क्या होगी, एक्सपैंड होगी, उसको हम एक्सपेंशन कर्व भी कहते हैं। फिर अगर हम फिर से रिलोडिंग करेंगे, फिर से लोडिंग डालेंगे तो हमें रिलोडिंग कर्व मिलेगी, और अल्टीमेटली फिर यहाँ पे कर्व ज्वाइन करेगी एज एक्सटेंशन ऑफ फर्स्ट लोडिंग कर्व, ऐसे। तो गौर से देख लेना इस ग्राफ पे, यहाँ सॉइल में इस पे जब हम लोड डालते हैं, इतना इफेक्टिव स्ट्रेस, इतना लोड डालते हैं यहाँ पे, तो सॉइल में पास्ट में इतना लोड कभी नहीं आया है, तो यहाँ पे जो सॉइल जो है ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल होगी। सिमिलरली ये सारी सॉइल जो है अप टू दिस पॉइंट नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल होगी, बट जब आप यहाँ पे लोडिंग वापस उठाते हो, ठीक है, फिर सॉइल यहाँ तक पहुँचती है, फिर जब यहाँ पे सॉइल में फिर से लोडिंग डालते हो, यहाँ पे सॉइल में आप फिर से लोडिंग डालते हो, तो ये वाली कर्व मिलती है। तो ड्यूरिंग दिस कर्व, मान लो सॉइल आपने इफेक्टिव स्ट्रेस इतना डाला है सॉइल में, तो यहाँ पे सॉइल जो है नॉर्मली कंसोलिडेटेड बिहेव नहीं करेगी, यहाँ पे सॉइल जो है ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल बिहेव करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस कितना है, इतना, बट पास्ट में इस सॉइल में इतना स्ट्रेस था, या अगर ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 रख लो। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी आप देख लो, इस पॉइंट पे भी स्ट्रेस कितना होगा, सिग्मा 3 मान लो, बट यहाँ पे भी सॉइल जो है ओवर कंसोलिडेटेड बिहेव करेगी। क्यों? क्योंकि पास्ट में इससे ज्यादा स्ट्रेस था सॉइल में, कितना था, वो था सिग्मा 1 डैश। ठीक है, तो दैट मीन्स सॉइल इन दिस रिलोडिंग कर्व, इस रिलोडिंग कर्व में जो सॉइल है ये बिहेव करेगी एज ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। आफ्टर दिस रिलोडिंग कर्व सॉइल फिर से बिहेव करेगी एज नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। तो सॉइल जो है बिहेव करती है कहीं पे नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल और कहीं पे बिहेव करती है एज ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। इसीलिए कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल को समझने के लिए हमें सॉइल की पास्ट हिस्ट्री देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या सॉइल में पास्ट में इससे ज़्यादा स्ट्रेस मत आया है? अगर इससे ज़्यादा स्ट्रेस आया है तो वो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल हो गई वहाँ पे। अगर इतना स्ट्रेस नहीं आया है सॉइल में, फील्ड में, तो वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल हो गई। अब जो लिक्विडिटी इंडेक्स होता है नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल का,
वो होता है बिटवीन 0.6 to 1। इसी तरह लिक्विडिटी इंडेक्स फॉर ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल वो होता है बिटवीन 0 to 0.6। इसीलिए वो स्ट्रक्चर्स जो बिल्ड किए जाते हैं ऑन एन ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, उनमें सेटलमेंट्स जो है वो कम हो। अब यहाँ पे एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं, एक और सॉइल है जिसको हम कहते हैं अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल। अब ये अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल क्या होता है? अगर किसी सॉइल डिपॉजिट में इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हुआ है अभी अंडर द अप्लाइड ओवरबर्डन लोड्स, मींस अगर किसी सॉइल डिपॉजिट में अभी पूरी कंसोलिडेशन नहीं हुई है अंडर द अप्लाइड ओवरबर्डन लोड, जो भी उस पर ओवरबर्डन लोड है, तो उस सॉइल डिपॉजिट को हम कहते हैं अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल डिपॉजिट। ठीक है, ये यूजुअली होता है रीसेंट लैंडफिल्स में, जो हम लैंडफिल वगैरह करते हैं, लैंडफिल्स में सॉइल वगैरह डालते हैं रिसेंटली, जो जिनमें सॉइल वगैरह डाला जाता है, तो उनमें जो है अभी पूरी कंसोलिडेशन नहीं हुई होती है, तो उनको हम कहते हैं अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल डिपॉजिट्स।